चैप्टर 46। अब आगे। हल्की ठंडी हवा अब भी गार्डन में बह रही थी। चारों तरफ बिखरी फेरी लाइट्स बुझने लगी थी और चांदनी अपने फीके उजाले में सब कुछ धुंधला कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, पर वेद अब भी वहीं था, उसी बेंच पर जहां कुछ घंटे पहले वह हंसते चेहरों से घिरा था। अब बस सन्नाटा था और एक अधूरी बातचीत का बोझ। उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर कुछ खोज रही थी, या शायद कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी। हर स्क्रॉल के साथ एक याद उभर आती, देविका की हंसी, उसकी बचकानी बातें। उसी दिन सब कुछ बदल गया था। कुछ दूरी पर देविका अपनी कार के पास खड़ी थी। वो एक पल को मुड़ी, निगाहें सीधे वेद पर टिकी। उसके कदम थमे, पर दिल नहीं। वो चाहती थी कि वो कुछ कह दे, रोक ले, पुकारे। पर वेद अब भी फोन पर झुका था, जैसे दुनिया की सारी बातें उसी स्क्रीन में हो, बस देविका की न हो। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, चलो, मैं ड्राइव करता हूँ। देव आ चुका था। वो अपने कोट के बटन बंद करते हुए पास आया और देविका की आंखों में गहराई से देखा। देविका ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। डैड, आप अब तक गए नहीं? देव ने उसकी बात अनसुनी करते हुए दूर बेंच की तरफ इशारा किया। क्या बात की उससे? देविका ने उदासी से सिर झुकाया। वो कोई जवाब ही नहीं देता, जैसे मैं उसके लिए अब कुछ भी नहीं। देव ने गहरी सांस ली, फिर आधे मजाक आधे दर्द भरे लहजे में बोला, अगर मेरी न सुन रही, तो तेरी उसकी शादी करवा दूं। कम से कम तब तो बात करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों यूं ही अपने जज्बात दबाते रहो और उसे कोई और ले जाए। देविका का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में नमी झिलमिलाई और होंठ कान पे। डैड, ऐसा मत कहिए, उसने धीमे से कहा। मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी, चाहे वो किसी और का हो जाए। देव ने उसका कंधा थपथपाया, मुस्कुराने की कोशिश की। तो फिर शादी कर लो उससे। फिर देखना, हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा उसे। आखिर बीवी से बचकर कोई गया है क्या? तारांकन तारांकन। देविका हल्की सी हंसी हंस दी, मगर वो हंसी जैसे उसकी आंखों की नमी छिपाने की नाकाम कोशिश थी। उधर दूर वेद ने एक पल को सिर उठाया। वो जानता था, देव और देविका उसी की तरफ देख रहे हैं। वो जानता था, वो बात उसी पर हो रही है। पर फिर भी उसने स्क्रीन पर नजरें गड़ा ली, जैसे कुछ भी महसूस नहीं किया हो। जैसे उस पर अब किसी की बात असर नहीं करती। देव और देविका कार में बैठ गए। इंजन स्टार्ट हुआ। हेडलाइट्स ने बगीचे की बेंच को एक पल के लिए रोशन किया, जहां अब भी वेद बैठा था, अपने फोन की रोशनी में खोया हुआ। कार धीरे धीरे दूर जाती रही। देविका ने पीछे मुड़कर शीशे में देखा। वेद अब धुंधला पड़ चुका था, मगर फिर भी देख रहा था, जैसे वो उसकी जिंदगी से गया नहीं, बस धुंध में गुम हो गया हो। कार के बाहर सन्नाटा था, पर उनके बीच अनकहे लफ्जों का तूफान चल रहा था। एक अधूरी मोहब्बत का, जो ना शुरू पूरी तरह हुई थी, ना खत्म। वेद अपने कमरे में बैठा था। रोशनी बस उतनी थी जितनी टेबल लैंप से निकल रही थी। बाहर हल्की हवा खिड़की के पर्दे हिला रही थी, और कमरे में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। वो अपने फोन की स्क्रीन पर देविका की एक पुरानी फोटो देख रहा था। वही मुस्कान, वही मासूमियत, जो अब सिर्फ यादों में रह गई थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, काश, काश मुझे पहले पता होता कि तुम देव जिंदल की बेटी हो। तो शायद हमारा ब्रेकअप कभी नहीं होता। वो पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है, और दिमाग उसे वापस खींच ले जाता है, 1 साल पहले की उस रात में। 1 साल पहले, वेद अपने डैड विराज वशिष्ठ के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर जिद थी, लेकिन आंखों में प्यार की चमक। विराज अपने हाथ में विस्की का गिलास लिए सोफे पर बैठे थे, और सामने टीवी पर बिजनेस चैनल चल रहा था। वेद ने कहा, डैड, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। विराज ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, फिर वही बात ना, उस लड़की की। वेद चुप रहा, बस सिर झुका लिया। विराज ने ठंडी हंसी के साथ गिलास टेबल पर रखा। देखो वेद, वो लड़की एक नई मॉडल है। कामयाब नहीं, नाम नहीं, खानदान नहीं। और तुम इस वशिष्ठ खानदान के बेटे हो। वो ग्रुप तुम्हें संभालना है। तुम्हारे उस भाई से तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। मैं तुम्हारी शादी किसी आम लड़की से नहीं कर सकता। वेद की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। लेकिन डैड, मैंने उससे स्टेटस देखकर प्यार नहीं किया था। उसने मुझे सिखाया क्या होता है सच्चा प्यार, सच्ची इंसानियत। विराज ने एक तीखी नजर वेद पर डाली। प्यार, प्यार से पेट नहीं भरता, वेद। ये दुनिया नाम और स्टेटस से चलती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की वजह से मेरा नाम नीचा हो। वेद का स्वर भर्रा गया। क्या आपके लिए स्टेटस मेरी फीलिंग से बड़ा है? विराज ने गुस्से से कहा, हाँ, बहुत बड़ा। एक आम लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। या तो तुम उससे ब्रेकअप करो, या मेरी लाश से गुजर कर उसे यहाँ लाना। कमरे में सन्नाटा छा गया।
वेद कुछ पल खड़ा रहा, आंखों में आंसू तैरते हुए। फिर धीरे से बोला, ठीक है, अगर यही आपकी खुशी है तो मैं अपना प्यार भूल जाऊंगा। वो कमरे से निकल गया, लेकिन पीछे दरवाजे के उस पार उसकी दुनिया टूट चुकी थी। अपनी माँ के जाने के बाद एक उसके डैड ही थे जिन्होंने उन्हें प्यार दिया। उस पिता के ये कहे कुछ शब्द उसकी मोहब्बत से ऊपर थे। वर्तमान में वेद ने फोन स्क्रीन पर उंगली फिराई। वो डेवका की प्रोफाइल फोटो पर रुका। अब उसे देखकर वो बस सोच सका, तुम अब भी वैसी ही हो डेवका, बस अब तुम्हारे और मेरे बीच एक नाम खड़ा है, तुम्हारे पिता का और मेरे पिता का नाम। वो हल्की हंसी हंसा, जो खुद पर थी। पहले पता होता कि तुम देव जिंदल की बेटी हो तो शायद मैं तुम्हें इस तरह खोने की हिम्मत कभी न करता। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब तो बस यही सुकून है कि तुम खुश हो, चाहे मेरे बिना ही सही। तुम्हें आज वो मुकाम मिला है जो तुमने कभी चाहा था। कमरे में सन्नाटा गहराता गया और बाहर आसमान में एक टूटता तारा लुप्त हो गया, शायद किसी अधूरी दुआ का निशान छोड़कर। शुभ का कमरा हल्की नीली रोशनी में डूबा हुआ था। बाहर खिड़की से आती हवा पर्दे हिला रही थी और कमरे में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। शुभ ने अपनी शर्ट बदल दी थी और अब वो बिस्तर पर आधा लेटा, छत की ओर टकटकी लगाए किसी गहरी सोच में खोया था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे किसी सवाल का जवाब वहां नहीं, कहीं और छिपा हो। थोड़ी देर बाद अन्वी कमरे में आई। उसने ढीले बालों को पीछे किया, साड़ी बदलकर नाइट सूट पहन रखा था। जैसे ही उसने शुभ को देखा, वो मुस्कुराई, लेकिन शुभ का चेहरा गंभीर था। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया और बोला, अन्वी, तुम अंश और सोना को कल हमारे घर बुला सकती हो। अन्वी ने रुककर उसकी ओर देखा। क्यों? शुभ ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मुझे सोना से मिलना है। अन्वी के चेहरे पर हल्की उलझन आई। सोना से? क्यों शुभ? शुभ ने धीमे लेकिन गहरे भाव से कहा, जब वो मेरे आसपास होती है ना, पता नहीं क्यों मुझे एक अपनापन महसूस होता है। जैसे जैसे वो मुझसे किसी अजीब से रिश्ते में बंधी हो। मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ, सोना को देखना चाहता हूँ। मुझे उसे ठीक से देखने का मौका नहीं मिला। चैप्टर 47। अब आगे। अन्वी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। ठीक है, मैं कल सुबह बात करती हूँ। फिर उसने नर्म आवाज में कहा, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। वो शुभ के पास आकर धीरे से बिस्तर पर लेट गई। शुभ ने बस एक बार उसकी तरफ देखा और फिर अपनी तरफ करवट लेकर लेट गया। कमरे की बत्तियां बंद हो गईं। सिर्फ चांदनी पर्दे से होकर उनके चेहरों पर गिर रही थी। कुछ देर बाद अन्वी को शुभ की सांसों की धीमी आवाज सुनाई देने लगी, नींद की, सुकून की। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली, वो हल्के से पलटी और ठिठक गई। शुभ नींद में था और उसका सिर अन्वी के सीने पर था, जैसे किसी बच्चे को नींद में अपनी माँ का सुकून मिल गया हो। उसके हाथ अनजाने में अन्वी के इर्द गिर्द लिपटे हुए थे। अन्वी कुछ पल तक बस उसे देखती रही। वो शुभ, जो दिन भर सख्त, व्यस्त और जिम्मेदार दिखता था, इस वक्त एक मासूम बच्चे जैसा लग रहा था। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आई। वो धीरे से बोली, ये तो सच में छोटे बच्चे की तरह सोता है। उसने सावधानी से शुभ का सिर हटाया, तकिए पर रखा और खुद धीरे से उठकर खिड़की की ओर चली गई। सुबह का उजाला फैलने लगा था। कुछ मिनट बाद उसने अपने वर्कआउट शूज पहने, बाल बांधे और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे शुभ अब भी उसी मासूमियत में सोया था, जैसे उसे पता ही न हो कि उसकी नींद ने किसी के दिल में एक अजीब सी शांति छोड़ दी है। सुबह की हल्की धूप खिड़की के झरोखों से भीतर झांक रही थी। कमरे में सुनहरी किरणें शुभ के चेहरे पर गिर रही थीं। उसने करवट बदली, आंखें धीरे धीरे खोली। चारों ओर सन्नाटा था, बस बाहर बगीचे में चिड़ियों की चहचहाहट और कहीं दूर पानी की बौछार की आवाज आ रही थी। वो उठा, हल्के से अपनी आंखें मली और नजरें खिड़की की ओर गईं, जहां बालकनी में अन्वी योग कर रही थी। पर्दे से झांकती रोशनी के पार अन्वी दिखाई दी, योगा मैट पर शांत भाव से बैठी, गहरी सांस ले रही थी। वो नीले रंग के ट्रैक सूट में थी, बाल ऊंचे बन में बंधे हुए। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़कर एक सुनहरी आभा बना रही थी। उसके हर मूवमेंट में सुकून था, जैसे समय थम गया हो। शुभ बालकनी के दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। एक पल के लिए उसकी आंखें कुछ कह गईं। शायद ये वही शांति थी जिसे वो सालों से तलाश रहा था। अन्वी अब ध्यान मुद्रा में थी। उसकी सांसों की लय कमरे की हवा में घुली थी। शुभ हल्के कदमों से उसके पास पहुंचा, बिना कोई आवाज किए। वो कुछ दूर खड़ा होकर बोला, तुम्हें ऐसे देखता हूं तो लगता है तुम इस दुनिया की नहीं, किसी और सुकून की हिस्सा हो। अन्वी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजरें शुभ से मिली। चेहरे पर मुस्कान थी, न हल्की न गहरी, बस एक शांत भाव। वो उठी, बोली, इतनी तारीफ सुबह सुबह किस लिए?
नींद पूरी हो गई क्या? शुभ ने सिर खुजाते हुए मुस्कुराया। नींद तो तभी पूरी हुई जब तुम्हें देखा। अब चलो जल्दी से अंश के पास कॉल करो। अन्वी ने उसे घूर कर देखा। सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। शुभ ने बेचैनी से कमरे में टहलते हुए कहा, अब तो जल्दी से अंश को फोन करो ना। अन्वी, सोना के बारे में पूछो। अन्वी ने उसे घूर कर देखा। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ थी। शुभ, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? सुबह सुबह किस बात की जल्दी है? शुभ ने होंठ काटते हुए गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं अन्वी, लेकिन उस लड़की में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आता। बस एक बार मिलना है उससे। अन्वी ने बिना कुछ कहे कमरे के अंदर जाकर फोन उठाया। वो जानती थी शुभ जब किसी चीज को लेकर जिद पर आ जाए, तो फिर उसे रोकना नामुमकिन होता है। उसने अंश का नंबर मिलाया। कॉल बजते ही दूसरी तरफ से अंश की नींद भरी आवाज आई। हेलो दी, इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया आपने? शुभ तुरंत पास आ गया और फुसफुसाया, स्पीकर पर करो ना। अन्वी ने उसे तीखी नजर से देखा, जैसे कह रही हो थोड़ा सब्र रखो। फिर फोन स्पीकर पर रख दिया। अंश, अन्वी ने शांत आवाज में कहा, क्या तुम और सोना आज हमारे घर आ सकते हो? फोन की दूसरी ओर कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर अंश की धीमी आवाज आई, दी, सोना की मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो नए लोगों में जल्दी एडजस्ट कर सके, भीड़ देखकर घबरा जाती है। शुभ ने बेसब्री से आगे झुकते हुए कहा, तो फिर पूछो ना, हम आ सकते हैं क्या? अन्वी ने उसे एक पल देखा। शुभ की आंखों में जो बेचैनी थी, वो किसी साधारण जिज्ञासा से कहीं ज्यादा थी। वो जानती थी ये सिर्फ किसी लड़की से मिलने की बात नहीं थी, ये कुछ और गहरा था, शायद कोई अनजाना रिश्ता, कोई अधूरा जवाब। उधर से अंश की हंसती हुई आवाज आई, ठीक है जीजू, अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, मैं हूं ना, संभाल लूंगा उसे। कॉल करते ही शुभ ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे किसी लंबे इंतजार का एक कदम पूरा हो गया हो। अन्वी ने कॉल डिस्कनेक्ट की और जैसे ही मुड़ी, शुभ को गुस्से से देखा। तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो शुभ? वो कोई आम लड़की नहीं है। अंश ने कहा, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, फिर भी तुम। शुभ ने उसके बीच में बात काट दी, थोड़ा अधीर होकर बोला, अन्वी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैंने उसे देखा था ना, तो ऐसा लगा जैसे वो पहले से मेरे किसी बहुत करीब की है, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। अन्वी कुछ पल उसे देखती रही। शुभ की आंखों में सच्चाई थी, और एक गहरी बेचैनी भी। उसने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, तुम शांति से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। शुभ मुस्कुरा दिया, बस इतना सुनने का इंतजार था। अन्वी बालों में जूड़ा बनाती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। शीशे में उसका चेहरा सुबह की सुनहरी रोशनी में और निखर आया था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी चूड़ियां पहनी, फिर कानों में छोटे से झुमके डाले। आखिर में जब उसने सिंदूर की डिब्बी उठाकर मांग भरी, तो उसकी आंखों में एक सुकून झलक उठा, जैसे हर दिन शुभ के नाम का एक नया वादा हो। उसने आज हल्के पिंक रंग की जॉर्जेट साड़ी पहनी थी, जो उसके गले से ढलती हुई कमरे की मंद हवा में लहरा रही थी। शुभ उस वक्त वॉशरूम में था, और कमरे में सिर्फ हेयर ड्राई की धीमी गूंज और पर्दों की सरसराहट थी। तभी शुभ के गेमिंग डेस्क पर रखा फोन अचानक बज उठा। कोड ब्लू, इनकमिंग कॉल। स्क्रीन पर यही लिखा था। अन्वी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर उसने सोचा शायद इम्पोर्टेंट कॉल होगी। पर फोन लगातार बजता रहा, बार बार, बिना रुके। उसने आखिर झुंझलाकर फोन उठाया, और वॉशरूम के दरवाजे की ओर जाते हुए बोली, शुभ, तुम्हारा फोन है, बार बार बज रहा है। और ये कोड ब्लू नाम क्या है? कुछ अजीब सा लग रहा है। अंदर से शौर्य की आवाज बंद हुई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला, और अन्वी की सांसें एक पल को थम सी गईं। शुभ बस एक सफेद टॉवल में था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक कर उसके चौड़े कंधों से होते हुए छाती पर गिर रही थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं, और वो फोन की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, अरे, वो मेरा प्राइवेट कॉन्टैक्ट है। अन्वी अचानक हड़बड़ा गई। उसने निगाहें झुका ली और जल्दी से फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। ये लो तुम्हारा फोन। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। फोन हाथ में देते ही वो पलटकर कुछ कदम पीछे हटी, और मुड़कर ड्रेसिंग टेबल की ओर चली गई। शुभ मुस्कुरा दिया। उसने देखा कैसे अन्वी के कानों तक लाली दौड़ गई थी। उसके गालों पर हल्की सी शर्म की चमक थी, और वो अपने झुमके ठीक करने का बहाना कर रही थी, ताकि नजरें मिलाने से बच सके। फोन उसके हाथ में बजता ही रहा। स्क्रीन पर फिर वही नाम चमका, कोड ब्लू। इस बार शुभ की आंखों में हल्की सी चिंता तैर गई। उसने फोन उठाकर कॉल रिसीव की और धीमी आवाज में बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ? कमरे में अब दो खामोशियां थीं। एक, अन्वी की, जो अब भी अपने दुपट्टे को सही करने में लगी थी।
और दूसरी शुभ की, जिसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने अन्वी से अब तक कभी नहीं बताया था। चैप्टर 48। अब आगे। अन्वी नीचे सीढ़ियां उतरती हुई आई, उसके कदम धीमे मगर संयमित थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थकान और झिझक साफ झलक रही थी। वो जाकर विराज और मिष्टी के सामने झुकी। पैर छूती हूँ पापा। मासी माँ। विराज ने उसे सहजता से आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा, सदा मुस्कुराती रहो। उनके स्वर में अपनापन था। मिष्टी ने हल्की सी मुस्कान के साथ मगर व्यंग्य से कहा, अन्वी, बहू का काम सबसे पहले आकर किचन संभालना होता है। यहाँ तो हमारी बहू ब्रेकफास्ट बनने के बाद नीचे उतर रही है। उनके शब्दों में मिठास से ज्यादा नोकझोंक थी। अन्वी ने झट से सिर झुका दिया। सॉरी मासी माँ, कल से जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर वो मुड़ी ही थी कि पीछे से शुभ की आवाज आई, तेज और ठंडी। अन्वी, तुम किसी आउटसाइडर को सॉरी क्यों बोल रही हो? हॉल में सन्नाटा खींच गया। सबकी नजरें शुभ पर टिक गईं। वो आगे बढ़ा। उसकी आवाज में ठंडा गुस्सा था। इस घर के नियम कौन बनाएगा, पापा? आप या फिर कोई बाहर वाली? उसने सीधा मिष्टी की तरफ देखा। विराज कुछ कहना चाहते थे, मगर शब्दों को गले में ही रोक लिया। मिष्टी का चेहरा सख्त हो गया। अन्वी के लिए वो पल भारी था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। शुभ उसकी तरफ मुड़ा, नजरें मुलायम हो गईं। अन्वी, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। अंश के घर चलना अब कभी और सही। वो किचन की मेज से एक सैंडविच उठाता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे तक पहुंचकर उसने मुड़कर कहा, सुनो, तुम्हें किसी की सुनने या खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा ठहरा, फिर उसी आत्मविश्वास से बोला, जो दिल करे वही करो। शुभ का ये एक वाक्य जैसे अन्वी के भीतर उतर गया। मिष्टी का चेहरा और तना, मगर अन्वी ने अब सिर झुकाया नहीं। उसके चेहरे पर हल्की सी दृढ़ता उभर आई, जैसे पहली बार उसने महसूस किया हो कि इस घर में उसकी आवाज भी है। शुभ के जाने के बाद हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और उसी के साथ मिष्टी की जुबान खुली। इस शुभ जैसे निठल्ले लड़के के पास भी अब इम्पोर्टेंट काम आ गए। उसके लहजे में तीखी तंज थी, जैसे किसी पुराने गुस्से का जहर टपक रहा हो। अन्वी, जो अब तक खामोश थी, धीरे से बोली, मासी माँ, जरूरी नहीं जो हमें दिख रहा है वही सच हो। क्या पता टेक्नोलॉजी में भी इनकम हो। वो जानती थी शुभ के बारे में किसी की बुराई वो सह नहीं सकती। उसके शब्द नर्म थे, मगर उनमें भरोसे की ठोस परत थी। मिष्टी ने तिरछी नजर से अन्वी को देखा, जैसे उसे जवाब देने ही वाली हो। पर तभी विराज ने तेज स्वर में कहा, मिष्टी, तुम इस शादी में शामिल होने आए हो या मेरे बच्चों पर सवाल उठाने? कमरे का माहौल ठिठक गया। विराज का गुस्सा विरल था, लेकिन जब भी आता हवा तक थम जाती थी। मिष्टी ने होंठ भींच लिए, मगर चुप हो गई। उसी वक्त ऊपर से सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। वेद धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में नींद और नाराजगी दोनों थीं। मासी माँ, उसने गहरी आवाज में कहा, जो बातें भाई आपके बारे में कहते हैं, क्या आप उन्हें सच साबित करना चाहती हैं? वातावरण एक पल में ठंडा पड़ गया। मिष्टी की आंखें फैल गईं, और वेद आराम से डाइनिंग चेयर पर बैठ गया, जैसे उसने बस एक सच्चाई रख दी हो, ताना नहीं। सर्वेंट्स ने ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्व करना शुरू किया। कॉफी की खुशबू, टोस्ट की महक और तनाव का धुआं तीनों साथ घुल गए। मिष्टी बिना कुछ बोले कुर्सी पर आ बैठी। उसका चेहरा सख्त था, पर अब आवाज गायब थी। अन्वी अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे किसी सोच में उलझी हो। उसकी नजर शुभ के जाने वाले दरवाजे पर टिक गई थी। वो सोच रही थी, कभी कभी घर की चारदीवारी के अंदर इंसान को अपने ही अस्तित्व का सबूत देना पड़ता है। वेद ने उसकी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, भाभी, आप भी बैठिए ना। उसके चेहरे पर भाई जैसी सहजता थी। फिर उसने जोड़ा, कोई कुछ भी कहे, जितना हक इस घर पर मेरा और भाई का है, उतना ही आपका भी है। वेद के शब्दों में आत्मीयता थी, और उसी पल अन्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। वो धीरे से आकर वेद के बगल में बैठ गई, पर भीतर कहीं शुभ की कही बातें और मिष्टी के ताने दोनों उसकी आत्मा में हल्की सी चुभन छोड़ गए थे। उसका हाथ टेबल पर रखे कॉफी कप तक पहुंचा, पर उसकी नजरें अब भी खिड़की के बाहर थीं, जहां शुभ जा चुका था, और शायद वहीं से एक नई कहानी शुरू हो रही थी। जिंदल ग्रुप्स का ऑफिस उस सुबह भी अपने तेज रफ्तार में धड़क रहा था। मॉनिटर की नीली रोशनी, कीबोर्ड की टक टक और फोन की लगातार खनक। अनवा बस घड़ी घड़ी उधर उधर देख रही थी। उसके भीतर बेचैनी का एक अजीब सा हलचल था। डेस्क पर 4-5 लोग बैठे थे, सभी लैपटॉप के सामने झुककर तेजी से कोड और लॉग स्कैन कर रहे थे। चेहरे पर तनाव का रेखा साफ दिख रहा था। प्लीज, जल्दी करो,
अनवर ने एक बार फिर घबराहट में कहा। अपने साथी को बुलाओ, अगर कंपनी का डेटा लीक हुआ तो नुकसान बड़ा होगा। उसी बीच गलियारे से तेज कदमों की आवाज आई। एक युवा लड़का दौड़ता हुआ आया। पहले किसी ने उसे देखा भी नहीं, पर फिर वही जो उठकर अपनी कुर्सी से उसे अपनी जगह पर बैठने का इशारा कर रहा था। उसे बैठाओ, ये जाने क्या कर देगा। लड़के ने बिना घबराए लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर अचानक कीबोर्ड की उंगलियां उछलने लगी, जैसे कोई पियानो पर बाजा बजा रहा हो। कुछ ही पलों में कमांड लाइन पर लाल अलर्ट चले। लोग सांस रोके देख रहे थे। फिर लड़का, जिसे देखकर वही सहकर्मी हैरान रह गए, ने एक एक करके उन्हें शून्य कर दिया। ब्रेकअप पॉइंट सेट किया, नेटवर्क पोर्ट को आइसोलेट किया, बाहरी एक्सफिल्ट्रेशन को रोकने के लिए फायरवॉल नियमों में झटपट बदलाव किए और बैकअप सर्वर से इमरजेंसी रिस्टोर प्रक्रियाएं चालू कर दी। किसी जादू की तरह जो डेटा अभी अभी जैक होने ही वाला था, वहीं रुक गया। स्क्रीन पर लाल चेतावनियां धीरे धीरे हरी में बदलने लगी। लॉग साफ होने लगे और सब सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर लौट आए। टीम के बीच एक तरह की सन्नाटे मिश्रित राहत फैल गई। कुछ सेकंड पहले तक जो भय था, अब उसकी जगह उत्साह और प्रशंसा ने ले ली। अनवर के चेहरे पर मुस्कान बढ़ी। उसने मन ही मन सोचा, जीजू तो बड़े कमाल के निकले। आधे घंटे से टीम जो संघर्ष कर रही थी, वही लड़का 10 मिनट में संभाल चुका था। उसने बिना किसी ढिलाई के मुद्दे की तह तक जाकर सही ठहराया। निफ्टी कमांड्स, तेज निर्णय और सबसे बड़ी बात, शांत मनोबल। सहकर्मियों ने आजादी से सांस ली और उस लड़के शुभ की तरफ इशारों से अपनी कृतज्ञता जताई। कोई बोला, यार कौन है ये, कितनी तेजी से काम करता है। तो कोई चिल्लाकर खुश हुआ, बच गए हम। वहीं अनवर की नजरों में गर्व और आश्चर्य दोनों थे। उसने देखा कि वही जिजू, जो पर्दे के पीछे वही मस्ती भरा बेफिक्र चेहरा दिखाता था, काम आते ही एकदम प्रोफेशनल, सक्षम और भरोसेमंद बन जाता है। उस पल उसकी बेचैनी को थोड़ी तसल्ली मिली। उसे एहसास हुआ कि अपने नए घर में सिर्फ दिल नहीं, दिमाग और काबिलियत भी उसे सही जगह पर लाएंगी। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 49। अब आगे। शाम के 5 बज रहे थे। वशिष्ठ मेंशन की खामोशी में बस हल्की सी हवा के झोंके खिड़कियों से गुजर रहे थे। शुभ ने जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे में एक सुकून सा माहौल था, पर अनवी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने अपनी जैकेट उतारी, कुर्सी पर रखी और जैसे ही पलटने लगा, पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर खड़ी थी अनवी, पसीने से भीगी हुई, ट्रैक सूट में, माथे पर बालों की कुछ लंटें चिपकी हुई। वह अभी अभी मैंशन के बने प्राइवेट जिम से वर्कआउट खत्म कर लौटी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही चमक जो उसके हर काम में समर्पण दिखाती थी। शुभ मुस्कुराया, अलमारी की ओर गया और वहां से सफेद तौलिया निकालते हुए बोला, लो, पहले ये पसीना पोंछो, फिर फ्रेश हो जाओ। तुम प्रोटीन शेक लोगी ना? मैं बना देता हूँ। अनवी ने कुछ जवाब देने से पहले बस हल्का सा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थकान के साथ एक सुकून भी था, जैसे किसी अपने का ध्यान पाने की आदत धीरे धीरे जगह बना रही हो। शुभ कमरे से निकलकर नीचे किचन की ओर चला गया। जैसे ही वो गया, अनवी का फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, अनवर कॉलिंग। अनवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अनवर, बोलो न, क्या हुआ। उधर से अनवर की उत्साहित आवाज आई, दी, आपको पता है, जीजू तो सच में कमाल के हैं। उन्होंने बस 10 मिनट में कंपनी का डेटा हैक होने से बचा लिया। पूरी टीम हैरान रह गई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना स्मार्टली हैंडल कर लेंगे। अनवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी आंखों में गर्व का एक अजीब सा भाव उभरा। मुझे पता था, उसने धीमे से कहा, वो जितने शांत दिखते हैं, उतने ही सॉलिड हैं अंदर से। तभी कमरे का दरवाजा खुला। शुभ ट्रे लेकर अंदर आया, जिसमें 2 गिलास रखे थे। ये रहा तुम्हारा प्रोटीन शेक, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और ये मेरा, क्योंकि तुम्हारे साथ पीना जरूरी होता है। अनवी ने जल्दी से फोन साइड पर रखा और मुस्कुरा कर बोली, अनवर का कॉल था, वो तुम्हारे ही चर्चे कर रहा था। शुभ ने बस हल्की हंसी के साथ सिर झुकाया, तो फिर मेरी इमेज अब धीरे धीरे ठीक हो रही होगी। अनवी ने गिलास उठाते हुए कहा, शायद ठीक नहीं, पर अब सबको समझ आने लगा है कि तुम्हारे अंदर की असली ताकत क्या है। शुभ ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, और मुझे समझ आ रहा है कि मेरी ताकत शायद तुम हो। कमरा कुछ पल को शांत हो गया। बस दोनों के बीच रखे शेक के गिलासों में बर्फ की खनक रह गई, और हवा में वो अधूरी सी मुस्कान जो धीरे धीरे कुछ कहने लगी थी, मगर शब्दों में नहीं ढली। सारांश का फ्लैट, आधी रात का सन्नाटा। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें थम सी गई थी, सिर्फ दूर किसी वाहन के इंजन की गूंज बीच बीच में सुनाई दे रही थी। सारांश अपने छोटे से फ्लैट में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, वही शांत, सधा हुआ चेहरा, जैसे भावनाएं उसके लिए किसी पुराने किस्से का हिस्सा हों। तभी ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई।
सारांश ने चौंक कर सिर उठाया। उसके माथे पर शिकन आई। इस वक्त कौन हो सकता है? वो धीरे से उठा, कदमों की आहट दबाते हुए दरवाजे तक गया। दरवाजा खोलते ही उसका चेहरा ठिठक गया। सामने खड़े थे उसके पिता, मिस्टर मेहता। सारांश के होंठ अपने आप भींच गए। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा आधा बंद करने की कोशिश की, पर मिस्टर मेहता ने अपना हाथ बीच में रख दिया। उनकी आवाज में थकान थी, पर उतनी ही विनती भी। सारांश, एक बार बात कर ले बेटा। सारांश ने बिना देखे कहा। आप यहाँ क्यों आए हैं? कृपया जाए। मिस्टर मेहता की आवाज में दरार थी। कम से कम अपनी माँ की खातिर मेरी बात सुन ले। माँ। बस यही एक शब्द था जो दीवारें तोड़ गया। सारांश के कदम जैसे खुद ब खुद पीछे हट गए। उसने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर आते ही मिस्टर मेहता ने एक पल कमरे को देखा। सादा सा फ्लैट, किताबें, फाइलें और कोने में रखी पुरानी कॉफी मग। सब कुछ बताता था कि यहाँ रहने वाला इंसान कम बोलता है, पर बहुत कुछ महसूस करता है। सारांश ने दरवाजा बंद किया और कहा, कहिए, क्या कहना है? मिस्टर मेहता ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, इतनी भी क्या नाराजगी हमसे? हमने जो कुछ भी कहा था, गुस्से में कहा। तुम्हारी बहन को खोया, बस होश ही नहीं रहा कि क्या कह बैठे। उस एक हादसे ने हमें अंदर से तोड़ दिया, पर हमने समझा, शायद तुम हमें दोष दे रहे हो। सारांश चुप रहा। उसकी आंखों में एक दर्द की चमक उभरी, जो तुरंत गायब हो गई। मिस्टर मेहता आगे बोले, एक बार अपनी माँ से मिल ले। वो हर दिन तुझसे मिलने की आस लगाए बैठी है। शायद अगर तू उसे देख ले, तो हम सब फिर से। उनकी आवाज रुक गई। सारांश ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां धीरे से टेबल पर रखे फोटो फ्रेम को छू गईं। एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वो, उसकी बहन और उसके पेरेंट्स हंस रहे थे। उसने बमुश्किल खुद को संभालते हुए कहा, आप लोग तब याद आए जब सब बिखर गया। जब बहन को खोया, तब आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया। माँ रोती रही, और मैं सब देखता रहा। मिस्टर मेहता की आंखें भर आईं। मुझे पता है बेटा, हमने बहुत गलतियां की, पर अब अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो शायद तेरी माँ कभी सुकून से नहीं जी पाएगी। सारांश ने लंबे सन्नाटे के बाद धीरे से कहा, मैं वादा नहीं करता कि सब ठीक हो जाएगा, पर एक बार मैं माँ से मिलने आऊंगा। मिस्टर मेहता की आंखों में राहत की झलक आई। उन्होंने आगे बढ़कर बेटे के कंधे पर हाथ रखा, पर सारांश ने हल्के से कदम पीछे हटा लिए। इतना ही काफी है आज के लिए, सारांश ने शांत स्वर में कहा। मिस्टर मेहता ने सिर झुका दिया, दरवाजे की ओर बढ़े, फिर ठहर कर बोले, तेरी माँ को बता दूंगा कि तू आएगा। जैसे ही वो बाहर निकले, सारांश ने दरवाजा बंद किया। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा लौट आया, पर अब उस सन्नाटे में कहीं अंदर एक पुरानी आवाज गूंज रही थी, भैया, मुझे बचा लो। सारांश ने आंखें बंद की, पर वो आवाज उसके भीतर उतर चुकी थी। उसने खुद से कहा, कुछ रिश्ते चाहे जितने दूर चले जाएं, अतीत उनसे पीछा नहीं छोड़ता। सारांश की पलकें भीगने लगी। उसने सिर झुकाए बस इतना कहा, आप लोग अब खुश हैं, तो वहीं रहिए। मेरे बिना भी आपकी जिंदगी चल रही है। आदित्य ने गहरी सांस ली, दरवाजे की ओर मुड़े, और बस इतना बोले, बेटा, जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब तुझे लगे कि कोई अपना नहीं रहा, तब याद रखना, तेरे पिता जिंदा हैं। उनके कदमों की आहट दूर तक गूंजती रही। दरवाजा बंद होने के बाद सारांश कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। दीवार पर टंगी अपनी फैमिली फोटो को देख उसकी आंखें भर आईं। उस तस्वीर में माँ की मुस्कान, बहन की शरारत, और पिता की गर्व भरी आंखें थीं। वो पल उसकी रगों में जैसे जहर की तरह उतर गए। चैप्टर 50। अब आगे। अगली सुबह रावल ग्रुप्स। सुबह की ठंडी हवा ऑफिस के शीशे वाले गलियारों में बह रही थी। रावल ग्रुप्स का माहौल हमेशा की तरह सजीव और तेज था। हर डिपार्टमेंट में लोगों की भाग दौड़, लैपटॉप की क्लिकिंग, फोन की रिंग और कॉफी मशीन की खुशबू। सारांश हमेशा की तरह समय पर पहुंचा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। गुड मॉर्निंग सर, असिस्टेंट विक्रम से मुस्कुराकर कहा, और अपने केबिन में चला गया। सारांश ने हल्की मुस्कान दी और अपने केबिन में जाकर फाइलें खोल ली। तभी इंटरकॉम बजा। सारांश, मिस्टर रावल आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई। ओके, आ रहा हूँ, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते ही उसकी नजर स्क्रीन पर गई। उस पर बड़ा सा टाइटल था, न्यू जॉइंट प्रोजेक्ट, रावल ग्रुप एक्स मेहता कंस्ट्रक्शन पैट लिमिटेड। सारांश के कदम वहीं थम गए। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। रोनी रावल सामने कुर्सी पर बैठे थे। अरे सारांश, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ये नया होटल प्रोजेक्ट हमें मेहता ग्रुप्स के साथ मिलकर करना है, और तुम इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज रहोगे।
सारांश कुछ पल तक बस उन्हें देखता रह गया। सर, उसके शब्द अटक गए। मेहता ग्रुप्स। हाँ, रोनी ने कहा, मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर दोनों कंपनियों का फायदा है। तुम्हारे और उनकी टीम के बीच कम्युनिकेशन रहेगा। आज शाम को पहली मीटिंग भी फिक्स है। सारांश ने गहरी सांस ली और होठों पर हल्की सी मुस्कान लाकर बोला, नो प्रॉब्लम सर, प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल इमोशंस की जगह नहीं होती। गुड। रोनी ने सिर हिलाया। मुझे पता था, तुम समझदारी से काम लोगे। शाम मीटिंग रूम। सामने बैठा वही आदमी, मिस्टर मेहता, उसके पिता। आज वह प्रोफेशनल सूट में अपने टीममेट के साथ बैठा था। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में वही पुराना दर्द छिपा हुआ। दोनों की नजरें जब मिली तो कुछ पल के लिए समय थम गया। 4 साल की दूरी एक पल में सामने आ खड़ी हुई थी। मिस्टर सारांश मेहता, रोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी शायद, लेकिन फिर भी अब ये टीम आपके नेतृत्व में काम करेगी। सारांश ने औपचारिक मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया। गुड टू मीट यू, मिस्टर मेहता। आदित्य ने उसका हाथ थामा। कुछ पल के लिए दोनों की उंगलियां थम सी गईं। फिर धीरे से छोड़ा और बोले, प्रोफेशनल काम में इमोशंस की जगह नहीं होनी चाहिए, है ना? सारांश ने बस सिर झुका लिया, जवाब नहीं दिया। मीटिंग शुरू हुई। स्लाइड्स चलती रहीं, नंबर और ग्राफिक्स बदलते रहे, पर दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। कभी कभी आदित्य की नजर बेटे के चेहरे पर ठहर जाती, वही तेज नजरें, वही जिद्दी जबड़ा जो बचपन से था। और सारांश की आंखें स्क्रीन पर होते हुए भी पिता की हर हरकत को महसूस कर रही थी। मीटिंग खत्म होने पर जब सब बाहर निकल गए, आदित्य धीरे से बोले, सारांश, बात कर सकता हूँ 2 मिनट? ऑफ कोर्स सर, सारांश ने औपचारिक लहजे में कहा। दोनों कमरे के कोने में जाकर खड़े हुए। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगा शायद भगवान ने हमें एक और मौका दिया है साथ काम करने का। सारांश ने आंखों में दर्द छिपाते हुए कहा, ये मौका बिजनेस के लिए है, डैड, रिश्तों के लिए नहीं। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते बेटा, आदित्य ने धीरे से कहा, बस वक्त की धूल में दब जाते हैं। सारांश ने फाइल बंद करते हुए कहा, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा सर, उम्मीद है आप भी प्रोफेशनल रहेंगे। आदित्य मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गर्व, दर्द और माफी तीनों थे। तुम अब सच में बड़े हो गए हो। सारांश ने बिना कुछ कहे बाहर कदम बढ़ा दिए। रात ऑफिस की खिड़की के पास। मीटिंग के बाद वह देर तक अपने केबिन की खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे शहर की रोशनी जगमगा रही थी। वो सोच रहा था, कभी यह शहर उसके सपनों का हिस्सा था, और आज वही शहर उसके अतीत का आईना बन गया था। वो जानता था अब इस प्रोजेक्ट के साथ उसे हर दिन अपने अतीत से गुजरना होगा। हर मीटिंग में वो चेहरे देखने होंगे जिनसे उसने रिश्ता तोड़ दिया था। पर शायद यही जिंदगी थी जो सबसे बड़ी सजा भी देती थी, और कभी कभी सबसे जरूरी सबक भी। रात लगभग 2:30 बज चुके थे। वशिष्ठ मेंशन के हर कमरे की बत्तियां बुझ चुकी थी। बस ऊपरी मंजिल के कोने वाले कमरे से आती ब्लू और रेड गेमिंग लाइट्स पूरे गलियारे में एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। कमरा वही शुभ का, जहां कभी रातें लंबी नहीं लिखती, बस एक और लेवल जीतने की जिद चलती रहती है। शुभ अपने गेमिंग डेस्क पर झुका हुआ था, चेहरा स्क्रीन की रोशनी में हल्का लाल पड़ गया था। उसकी आंखों में न कोई थकान थी, न रुकने की इच्छा। हेडफोन के अंदर से आती तीखी आवाजें कमरे की खामोशी को काटती हुई निकल रही थी। कवर मी, आई एम गोइंग इन। शुभ की उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेज चल रही थी कि जैसे किसी जंग का मैदान हो, और वो उसका कमांडर। पीछे बिस्तर पर अनवी बैठी थी, अब नाइट ड्रेस बदल चुकी थी। हल्की कॉटन की लवेंडर नाइट सूट में, बाल खुले, आंखों में थकान और चेहरे पर वो वही भाव जो हर पत्नी के चेहरे पर तब आता है जब पति अपनी दुनिया में खोया हो। वो धीरे धीरे उठी और शुभ के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस इतना हुआ कि उंगलियों की स्पीड और तेज हो गई। अनवी झुककर उसके कानों से हेडफोन निकाले। शुभ, फ्रेश हो जाओ और सो जाओ। शुभ ने आंखें स्क्रीन से हटाई भी नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराया। ये बैटल चल रही है, शर्त और गेम दोनों जीतकर मैं सो जाऊंगा। तुम लाइट्स ऑफ कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनवी ने हाथ बांधे, उसका चेहरा अब आधा रोशनी में था, आधा साए में। और ये बैटल कितने बजे खत्म होगी तुम्हारी? शुभ ने छोटा सा हम किया, फिर बोला, मुझे टाइम लगेगा, तुम सो जाओ। और उसने फिर हेडफोन लगा लिए। स्क्रीन पर उसकी टीम जीत के करीब थी, लेकिन अनवी का धैर्य हार के करीब। वो बिना कुछ कहे लाइट्स ऑफ कर बिस्तर पर लेट गई। कमरे में अब बस गेमिंग जोन की रेड और ब्लू नियोन लाइट्स थी, जो दीवारों पर किसी अधूरी कहानी की तरह परछाइयां बना रही थी। अनवी ने करवट बदली और शुभ की ओर देखा।
उसके चेहरे पर वही जुनून था जो एक बच्चे के खेल में होता है, फर्क बस इतना कि अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था। ये लड़का कभी बड़ा नहीं होगा, उसने मन ही मन सोचा। थकान से उसकी पलकें भारी हो गईं और वो उन लाइटों की चमक में ही नींद में डूब गई। चैप्टर 51। अब आगे। सुबह का उजाला। कमरे में हल्की सी सुनहरी धूप झांक रही थी। पर्दे के पार से आती हवा ने शुभ के बिखरे बालों को हिलाया। अन्वी ने धीरे से आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर शुभ पर गई। वो अब भी उसी बच्चे की तरह सो रहा था, चेहरा मासूम, सांसों में शांति। उसने मुस्कुराकर सोचा, इतना डिस्टर्ब करता है, फिर भी नींद में इतना शांत कैसे लग सकता है। उसने धीरे से उसकी बाजू पर से सिर उठाया। शुभ करवट बदला, होठों पर हल्की मुस्कान थी, शायद सपने में भी कोई लेवल जीत गया होगा। अन्वी ने अपनी नींद की ले तोड़ी और धीरे से बिस्तर से उतर गई। नर्म कदमों से चलते हुए वो बालकनी तक गई, पर्दे हटाए। सामने फैला वशिष्ठ मेंशन का गार्डन, हवा में खुशबू और दूर से आती पंछियों की आवाजें। नया दिन, उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा। और वही रूटीन। उसने अपने वर्कआउट ट्रैक सूट पहना, बाल बांधे और नीचे जिम की ओर चली गई। जिम में दीवारों पर लगी मोटिवेशनल लाइनें हर सुबह की तरह उसका स्वागत कर रही थी। डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए उसे कल रात का सीन याद आया। वो शुभ का गेमिंग जोश, उसकी हंसी, और वो छोटी सी बात, तुम लाइट्स ऑफ कर लो। एक मुस्कान उसके होठों पर आई। कभी कभी लगता है हम दोनों की दुनियाएं बिल्कुल अलग हैं, और फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरी सी लगने लगी है। वर्कआउट खत्म कर वो ऊपर गई, फ्रेश हुई, हल्का मेकअप किया, और फिर नीचे किचन की ओर। वशिष्ठ मेंशन की सुबह हमेशा से भव्य होती थी। सीढ़ियों के दोनों ओर लगाए सिल्वर फ्रेम्ड फैमिली पोर्ट्रेट्स, लॉबी में रखे ताजे फूलों की खुशबू, और स्टाफ के हल्के फुल्के कदमों की आहटें। अन्वी जैसे ही किचन में पहुंची, गीता आंटी पहले से ब्रेकफास्ट की तैयारी में लगी थी, क्योंकि वो सिर्फ कुक नहीं, घर की जान थी। सुप्रभात, गीता आंटी, अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बहू बिटिया, सुप्रभात। आज तो आप खुद किचन में। अन्वी बोली, सोचा आपकी हेल्प करवा दूं। गीता धीरे से बोली, बहू रानी, आप यह मिष्टी मैडम के कारण बोल रही है। अरे आप उनकी क्यों सुनती है। तभी सामने डाइनिंग के पास मिष्टी को देख गीता आंटी ने बात अलाट ली। गीता आंटी बोली, बड़े बाबा के लिए स्पेशल सैंडविच बनवाना पड़ेगा, कल फिर रात को डिनर स्किप किया। अन्वी ने थोड़ा रुककर कहा, हाँ, वो गेम में बिजी थे। बटलर काका ट्रे में प्लेट सजा रहे थे। उन्होंने बीच में बोलते हुए कहा, बड़े बाबा तो जब गेम खेलते हैं ना, पूरा मेंशन भूल जाते हैं। कल रात मैंने 3 बार कॉफी रखी, हर बार ठंडा हो गया। अन्वी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज मैं खुद उन्हें ब्रेकफास्ट दूंगी। आप मेरी हेल्प करना, मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता, लेकिन मैं अच्छी लन हूँ, जल्दी सीख जाऊंगी। गीता आंटी ने आंखों में चमक के साथ कहा, अरे, आज तो बड़े बाबा की किस्मत खुलने वाली है। अन्वी ने शर्माते हुए टोका, आंटी प्लीज। वो कॉफी मग्स तैयार करने लगी। खामोशी में बस गैस की सिजल और कॉफी मशीन की विर की आवाज गूंज रही थी। उसी वक्त ऊपर शुभ की नींद टूटी। सूरज की किरणें उसकी आंखों में गिरी। उसने करवट ली और तकिए के नीचे से फोन निकाला। नोटिफिकेशन कोड ब्लू सर्वर सिक्योर्ड सक्सेसफुली। वो मुस्कुराया, तो मेरी रात की मेहनत काम आ गई। उसने घड़ी देखी, सुबह के 9 बज चुके थे। ओह शिट, मीटिंग। वो तुरंत उठकर बाथरूम की ओर भागा। पानी की आवाज गूंजने लगी और नीचे किचन में अन्वी कॉफी कप्स में डाल रही थी। शुभ नीचे आया। बाल अब भी गीले थे और चेहरे पर वही एक्सप्रेशन जैसे वो किसी मिशन से लौटा हो। अन्वी ने कप आगे बढ़ाते हुए कहा, कॉफी, मिस्टर गेमर। शुभ ने कप लेते हुए मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, मिसेस गेमर। अन्वी ने उसे देख कहा, आज मीटिंग है क्या। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कोड ब्लू का रिव्यू। कोड ब्लू। अन्वी ने भौहें चढ़ाई, ये नाम तो कुछ अजीब है। शुभ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नाम अजीब है, काम नहीं। ये बस एक प्रोजेक्ट है, हाई सिक्योरिटी वाले सर्वर का। अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा हर प्रोजेक्ट किसी जासूसी मिशन जैसा क्यों लगता है। शुभ झुककर बोला, क्योंकि हर मिशन के पीछे कोई ना कोई अन्वी चौधरी होती है, जो पूछती है कितने बजे खत्म होगा तुम्हारा बैटल। अन्वी ने कप नीचे रखा, और हर बार वही जवाब, मुझे टाइम लगेगा, तुम सो जाओ। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सिर्फ निगाहें बोली, शायद ये रिश्ता भी एक अधूरा बैटल है, जिसे जीतने के लिए दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं, साथ में। फॉरेंसिक लैब। दोपहर 1:20 बजे। फॉरेंसिक लैब के ठंडे कमरे में मशीनों की बीप की आवाजें और कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की ब्लू लाइट एक अजीब सी गंभीरता फैला रही थी।
अंशी सफेद कोट में, बालों को रबर बैंड से बांधे, सामने रखी फाइलों के ढेर में खोई हुई थी। टेबल पर पड़े केमिकल्स की महक अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। शरीर की गंध, खून का नमूना, फॉरेंसिक डाटा, यही उसकी दुनिया थी। दरवाजा खुलने की आवाज हुई। अंदर अंश वत्स आया, लंबा, सधा हुआ व्यक्तित्व, आंखों में वही तेज जो हर केस में सच्चाई खोज लाता था। अंश के हाथ में कुछ केस फाइलें थीं। अंशी, उसने गंभीर आवाज में कहा, ये क्राइम सीन की रिपोर्ट्स हैं, पिछले हफ्ते वाले केस की। विक्टिम का नाम रोहन देशमुख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीन फोटोज चाहिए। कुछ गड़बड़ लग रही है। अंशी ने कंप्यूटर की स्क्रीन घुमाई। हाँ, ये रहा डेटा। विक्टिम की मौत का टाइम करीब रात के 1:30 बजे है। शरीर पर ब्लंट ऑब्जेक्ट से हिट के निशान हैं, लेकिन कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं। अंश ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब उसे अचानक अटैक किया गया। अंशी ने सिर हिलाया, लगता तो यही है। लेकिन एक बात अजीब है, खून का जो पैटर्न मिला है, वो सजेस्ट करता है कि विक्टिम को किसी ने वहां लाकर रखा। हत्या कहीं और हुई। अंश ने उसकी आंखों में देखा। गुड कैच, डॉक्टर अंशी चौधरी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन अंशी की आंखों में कहीं और की बेचैनी झलक रही थी। बोला, क्या हुआ? तू कुछ परेशान लग रही है। अंशी ने तुरंत सिर झुका लिया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। बस थोड़ा थकान है। शो? अंश ने दोबारा पूछा। वो मुस्कुरा दी। शो? अंश फाइल लेकर बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में फिर वही बीप की आवाजें रह गईं, और अंशी का मन अब काम में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने सारांश का चेहरा था। उस हादसे के बाद जो असर उसके दिल में रह गया था, वो समझ से बाहर था। उसने खुद से धीरे से कहा, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ? वो बस एक स्ट्रेंजर है, बस एक एक्सीडेंट। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, अगर वो बस एक अजनबी था, तो जब उसकी आंखों में दर्द देखा तो दिल क्यों कांपा? वो अपनी कुर्सी से उठी, लैब की खिड़की के पास चली गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, हल्की बूंदें कांच पर गिर रही थी, जैसे हर बूंद उसके मन में जमा सवालों को हिलाकर रख रही हो। उसने आंखें बंद कर लीं। सारांश का चेहरा सामने आ गया। वो लहूलुहान हालत में भी वो दर्द छिपा रहा था। उस मुस्कान ने शायद कुछ ऐसा कह दिया था जो शब्दों में नहीं था। नहीं अंशी, तू पागल हो रही है। उसने खुद को टोका। वो कोई क्रिमिनल भी हो सकता है, कोई रहस्यमय अतीत वाला आदमी। तुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। लेकिन दिल ने फिर कहा। फिर भी उसकी आंखों में जो खालीपन था, वो तुझसे अनजान नहीं था। आगे जानने के लिए बने रहिए। चैप्टर 52। अब आगे। शाम के करीब 7 बज चुके थे। फॉरेंसिक लैब से बाहर निकलते हुए अंशी ने एक लंबी सांस ली। आसमान में हल्का धुंधलका था, सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थी। उसने अपनी सफेद एसयूवी की ड्राइविंग सीट पर बैठ सीट बेल्ट लगाई। उसने सारांश के बारे में सोचते हुए कहा, बस यूं ही एक बार देख लूं कि वो ठीक है या नहीं। वो खुद से बोली, बस एक बार। एसयूवी शहर के साउथ जोन की ओर बढ़ी। रास्ते में धीमी बारिश, ट्रैफिक लाइट्स की चमक और मध्यम म्यूजिक सब मिलकर अजीब सी नरमी पैदा कर रहे थे। हर सिग्नल पर उसका मन लौटकर सारांश की मुस्कान तक पहुंच जाता। आधे घंटे बाद उसने अपनी कार एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर रोकी। अंशी ने कार का शीशा थोड़ा नीचे किया। सामने उसकी नजर उस खिड़की पर टिक गई जहां अंदर की पीली रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। कभी कभी पर्दे हिलते और लगता कोई अंदर चल रहा है। वो कार में बैठे बैठे धीरे से बोली, क्यों तुम मेरे दिमाग में घूमते रहते हो, सारांश? उसकी आवाज में दर्द था, उलझन थी। क्या ये बस एक अट्रैक्शन है, या मैं वाकई तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ? उसने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे, फिर माथा टिकाया। मैं डीसीपी की बेटी हूँ, अंशी। मुझे किसी केस के संदिग्ध के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर तुम अलग क्यों हो? बारिश अब तेज हो चुकी थी। सड़क पर लोगों की आवाजाही कम थी, बस उसकी कार का इंजन और बारिश की बूंदें। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, जैसे खुद से लड़ाई कर रही हो। कुछ मिनट बाद उसने सिर उठाया। उसकी नजर फिर तीसरी मंजिल की खिड़की पर पड़ी। अब वहां अंधेरा था। उसने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाए, शायद मुझे जाना चाहिए। लेकिन अपनी सोच को अंशी ने वही रोक लिया। नहीं, अगर वो मेरे बारे में कुछ गलत सोच ले तो। वो मुस्कुरा दी, हल्की सी थकी हुई मुस्कान। सारांश, तुम तो मेरे लिए एक अनसुलझा केस बन चुके हो। अंशी ने अपनी कार स्टॉट की और हवेली के लिए निकल गई। वशिष्ठ मैंशन, रात का समय। घर की सारी लाइटें जल रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। सीढ़ियों से उतरती मिष्टी की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। बस खाना सर्व करोगी या हमें बनाकर भी खिलाने का इरादा है, अनवी?
पहली रसोई की रस्म कब कर रही हो बहू? उसकी आवाज में वह पुरानी चुभन थी जो रिश्तों की मिठास को भी कड़वा बना दे। डाइनिंग टेबल पर अनवी के हाथों से चम्मच गिरते गिरते रुके। उसने सिर झुकाया, लेकिन जवाब नहीं दिया। चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। तभी मुख्य दरवाजा खुला। दरवाजे से शुभ अंदर आया। उसकी आंखों में वही तेज, वही गुस्सा था, जो वो किसी से छिपाना नहीं जानता था। उसने कोट उतार कुर्सी पर फेंका और मिष्टी की ओर बढ़ा। आप इस घर से कब जा रही हैं? वातावरण में एकदम से सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें शुभ पर टिक गईं। मिष्टी थोड़ी सिकपकाए। क्या मतलब है तुम्हारा, शुभ? शुभ ने ठंडी मगर बेहद सटीक आवाज में कहा। मतलब साफ है। आप यहाँ आए थी शादी में शामिल होने, लेकिन अब हर वक्त मेरी बीवी में कमियां निकालना, उसे नीचा दिखाना, ये सब कब तक चलेगा? विराज, जो अब तक शांत बैठे थे, कुर्सी से उठे। शुभ, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। बात करने का तरीका। नहीं डैड, शुभ ने बीच में ही टोक दिया। इस बार मैं किसी का तरीका नहीं सुनूंगा। मैंने हमेशा सबकी इज्जत की है, लेकिन अगर कोई मेरी पत्नी को अपमानित करे, तो मैं चुप नहीं रह सकता। मिष्टी की आंखों में झुंझलाहट थी। इतनी भी क्या बात हो गई? मैंने तो बस रस्म की बात की थी। रस्म? शुभ ने हल्का व्यंग्य किया। रस्में इंसानियत से बड़ी नहीं होती। पहली रसोई की रस्म आप जैसे लोगों के लिए तमाशा हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी के लिए वो सम्मान का विषय है। वो आज पूरे दिन काम में लगी थी, फिर भी आपको शिकायत है। विराज ने माहौल संभालने की कोशिश की। शुभ, बस करो, तुम थके हुए हो, आराम करो। शुभ ने गहरी सांस ली, फिर ठंडे स्वर में बोला। थकान नहीं डैड, ये हद पार हो चुकी है। वो मुड़ा, अनवी की ओर देखा, जो अब भी चुप थी, सिर झुकाए खड़ी। शुभ बोला, अनवी, तुम किसी को कुछ समझाने की कोशिश मत करना। इस घर के नियम बाहर वाले नहीं बनाएंगे, और तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम वही करो जो दिल कहे। इतना कहकर शुभ ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वातावरण में उसकी बातों की गूंज देर तक महसूस होती रही। विराज ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। मिष्टी, तुमसे उम्मीद थी कि तुम घर का माहौल संभालोगी, ना कि उसे बिगाड़ोगी। मिष्टी झट से बोली। जीजू, मैं तो बस अब कुछ मत कहो। विराज ने सख्ती से कहा। तुम्हें समझ नहीं आता, वो लड़का सालों बाद किसी से खुला है, और तुम उसकी बीवी को नीचा दिखा रही हो। तुम्हारी ये बातें उसकी माँ होती तो भी नहीं सहती। मिष्टी का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। शुभ बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखें सामने अंधेरे में खोई थीं। उसके हाथ में फोन था, उसी पर कोड ब्लू नाम से कुछ नोटिफिकेशन आ रहे थे। उसने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया। अब ये कोड ब्लू भी काम से ज्यादा रिश्तों में दखल देने लगा है। वो कमरे में आया। वो वहीं बिस्तर पर बैठ गया। नीचे की हल्की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। शुभ, अनवी का कमरा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बाहर लॉन से झींगुरों की आवाज आ रही थी, और हवा में रात के फूलों की खुशबू घुली हुई थी। अनवी ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। ट्रे पर 2 प्लेटें थीं, गरम सूप, पराठे और सलाद। वो धीरे से दरवाजा बंद कर आई। शुभ पलंग पर आंखें बंद किए लेटा था, चेहरा थका हुआ मगर शांत। जैसे ही अनवी ने ट्रे बेडसाइड टेबल पर रखी, उसके कदमों की आहट पर शुभ ने आंखें खोली। एक पल को उसकी नजरें अनवी पर टिक गईं। उसकी साड़ी अब रात की आरामदायक ड्रेस में बदल चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वही सादगी थी, वही शांति। शुभ ने करवट लेते हुए कहा, तुम्हें उस मिष्टी की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में झुंझलाहट नहीं, बल्कि गहराई से भरा सुरक्षा भाव था। जैसे कोई आदमी सिर्फ अपनी पत्नी के नहीं, उसके आत्मसम्मान के लिए भी खड़ा हो। अनवी ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ी। उसके पास बैठते हुए बोली, शुभ, वो मासी माँ हैं, और इस घर की मेहमान। मैं कैसे उन्हें पलटकर जवाब दे सकती हूँ? शुभ ने झटके से उठकर बैठ गया। मेहमान? वो बोला, मेहमान वो लोग होते हैं जो घर की शांति बढ़ाएं, ना कि रोज ताने देकर माहौल खराब करें। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम हमेशा सबके लिए खुद को छोटा क्यों करती हो, अनवी? अनवी ने उसकी ओर देखा। उस नजरों में ना कोई शिकायत थी, ना कोई डर, बस एक समझदारी थी, जो शायद सिर्फ वही समझ सकती थी। क्योंकि अगर मैं पलटकर बोल दूं, तो वही लोग कहेंगे कि बहू में तहजीब नहीं है। उसने धीमे से कहा। शुभ ने उसकी आंखों में देखा। लेकिन क्या तहजीब का मतलब चुप रहना है? नहीं, अनवी बोली, तहजीब का मतलब है सही वक्त पर सही बात कहना, और कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी बात होती है। शुभ हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें तो हर बात में फिलॉसफी ढूंढने की आदत है।
अन्वी ने हंसते हुए कहा। और तुम्हें हर बात में गुस्सा। वो दोनों कुछ पल चुप रहे। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। फिर अन्वी ने ट्रे उसकी ओर बढ़ाई। अब खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। शुभ ने चम्मच उठाया, लेकिन नजरें अब भी उसी पर टिकी थीं। मुझे नहीं पता तुम इतना सब कैसे संभाल लेती हो, उसने धीमे से कहा। शायद इसलिए कि मैं जानती हूँ कि गुस्से से नहीं, धैर्य से रिश्ते बनते हैं। शुभ ने खाना खत्म किया, फिर ट्रे साइड में रख दी। एक बात कहूँ, उसने पूछा। अन्वी ने सिर हिलाया। हाँ। चैप्टर 53। अब आगे। अगर कभी किसी ने तुम्हें फिर इस तरह कुछ कहा, तो इस बार मैं नहीं बोलूंगा। तुम बोलना। अन्वी हंस पड़ी। अगर मैं बोलने लगी ना, तो तुम्हें फिर मुझे शांत कराने के लिए पूरी टीम लगानी पड़ेगी। शुभ ने उसकी हंसी पर हल्का सा सिर झुका दिया। और अगर वो टीम काम न करे, तो मैं कोड ब्लू एक्टिवेट कर दूंगा। अन्वी की आंखें चौड़ी हुई। वो क्या है? शुभ ने होठों पर उंगली रखी। सीक्रेट कोड है, बस इतना जान लो कि जब मैं ये कहूँ, तो समझ लेना, कुछ बहुत जरूरी है। अन्वी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा थी। शुभ, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? शुभ हल्की से मुस्कुराया। बस कुछ सपने, जो अब हकीकत बनने वाले हैं। अन्वी ने सिर हिलाया। तुम्हारे सपने हमेशा रहस्यमय होते हैं। और तुम, शुभ बोला, हमेशा उस रहस्य की शांति बन जाती हो। दोनों के बीच कुछ पल का सुकून उतर आया। बाहर खिड़की से चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। एक तरफ ठंडक, दूसरी तरफ एक अनकहा स्नेह। अन्वी ने शुभ के बालों में उंगलियां फेरी। धीरे से कहा, अब सो जाओ, बहुत सोचते हो। कमरे में बस दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरकर फिसल रही थी, और उस नर्म आवाज में एक अनकहा सन्नाटा घुला हुआ था। अन्वी हाथों में झूठे बर्तन उठाए चुपचाप साइड टेबल की ओर बढ़ी। शुभ की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक बेचैनी थी, एक अधूरी जिज्ञासा जो अब और दब नहीं रही थी। अन्वी पलटी, आंखों में झिझक और चेहरे पर बनावटी सुकून लिए बोली। हाँ, पूछो। शुभ कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीमी पर ठहरी हुई आवाज में बोला, तुम्हारा मुझसे शादी करने के पीछे असली कारण क्या था, अन्वी? बस एक सवाल, और अन्वी के पूरे अस्तित्व में खामोशी छा गई। उसके होंठ थरथराए, पर शब्द नहीं निकले। पल भर पहले तक जो चेहरा शांत दिख रहा था, उसमें अब एक दर्द झलक रहा था। वो दर्द, जिसे उसने शायद शादी के बाद कुछ वक्त के लिए भूलने की कोशिश की थी। उसने नजरें झुका ली, और बहुत धीरे से कहा, क्योंकि तुम मेरी फैमिली को पसंद थे। शुभ की निगाहें उस पर टिकी रहीं। उसकी आंखों में सवाल था, गहरा, तीखा और सच्चा। वो धीरे से आगे बढ़ा, उसके करीब आकर बोला, तुम्हारी फैमिली को मैं पसंद था, पर तुम्हारा क्या, अन्वी? थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, क्या वजह थी कि तुमने मुझ जैसे आदमी से शादी की, जिसकी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग है? एक ऐसा इंसान जिससे तुम शायद दोबारा मिलना भी नहीं चाहती थी। तो बताओ, क्योंकि तुमने ये शादी? अन्वी की उंगलियां आपस में उलझ गईं। उसके गले में शब्द अटक गए। कुछ पल तक वो बस सांसें लेती रही, भारी, टूटी हुई सांसें। वो कुछ नहीं बोली। शुभ की आवाज फिर गूंजी, अन्वी, तुम अपने मॉम डैड से क्यों नजरें चुरा रही हो? उन्हें कॉल क्यों नहीं करती? वो तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन तुम। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि तभी अन्वी की आंख से एक आंसू बहकर उसके गाल पर ठहर गया। वो आंसू जैसे किसी पुराने घाव को खोल गया था। कमरे में फिर वही सन्नाटा उतर आया, पर अब उसमें दर्द की गूंज थी। अन्वी की आंख से गिरा वह आंसू शुभ के दिल में उतर गया। वो कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। उस चेहरे पर दर्द की हल्की परछाई थी, लेकिन आंखों में अब भी वही जिद थी जो उसे पहली बार अन्वी में पसंद आई थी। शुभ ने धीमे स्वर में कहा, अन्वी, अगर तुम्हें किसी चीज ने तकलीफ दी है तो मुझसे क्यों नहीं कहती? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा अपना। अन्वी ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। कुछ बातें शुभ कह देने से भी हल्की नहीं होती, उसने धीरे से कहा, और खिड़की की ओर बढ़ गई। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरती और फिसल जाती, जैसे किसी अधूरे किस्से की तरह। शुभ उसकी ओर बढ़ा, अन्वी, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? वो उसके बहुत पास आ गया था, इतना कि अन्वी को उसका सांस अपने गाल पर महसूस हुआ। अन्वी ने एक लंबी सांस ली, और धीमे से कहा, शुभ, कुछ फैसले हालात लेते हैं, दिल नहीं। तुम्हारे साथ शादी मेरा अपना नहीं, मजबूरी का फैसला था। शुभ जैसे पत्थर बन गया। मजबूरी? उसके लहजे में हैरानी और तकलीफ दोनों थी। कौन सी मजबूरी, अन्वी?
कौन सा ऐसा सच है जो तुम अब तक मुझसे छिपा रही हो? शुभ पलंग के किनारे खड़ा था, वही जहां कुछ देर पहले उसने अन्वी से वो सवाल पूछा था जो उसके दिल में बहुत दिनों से गूंज रहा था। तुमने मुझसे शादी क्यों की, अन्वी? अब वही सवाल उसके भीतर गूंज रहा था, लेकिन जवाब, वो तो एक आंसू बनकर अन्वी की आंख से फिसल चुका था। शुभ ने अन्वी को चुपचाप देखा। उसके गाल पर वो आंसू अब भी ठहरा था, जैसे वक्त खुद थम गया हो। धीरे से वो उसके करीब आया और अपने अंगूठे से वो आंसू पोंछ दिया। अन्वी, उसकी आवाज में एक अजीब कोमलता थी। क्या कुछ ऐसा है जो तुम अपने हस्बैंड को छोड़ो, अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताओगी? अन्वी की निगाहें फर्श पर टिक गईं। उसकी पलकों के नीचे छिपे डर को शुभ ने साफ महसूस किया। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे कहीं गुम हो गए थे। शुभ ने उसके चेहरे को देख कुछ पल सोचा, फिर चुपचाप आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों की पकड़ में कोई मजबूरी नहीं थी, बस एक सुरक्षा थी, जैसे कह रहा हो, मैं हूं यहाँ, डर मत। शुभ ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। अगर दर्द कम करना चाहो तो रो सकती हो, अन्वी, उसने बहुत नरमी से कहा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने इंटरनेशनल एथलीट अन्वी सहरावत को रोते हुए देखा है। उसके शब्दों में मजाक नहीं, अपनापन था, जैसे किसी ने उसके टूटे दिल पर मरहम रख दिया हो। अन्वी के कांपते हाथ खुद ब खुद उठे और शुभ की पीठ पर टिक गए। उसका शरीर सिहर उठा। कुछ पल बाद वही सन्नाटा फिर लौट आया, लेकिन इस बार सन्नाटा डर का नहीं, भरोसे का था। और फिर धीरे से, बहुत धीमे स्वर में, जैसे किसी ने टूटी आत्मा से फुसफुसाया, मैं जब भी माँ पापा को देखती हूँ, मुझे खुद पर गुस्सा आता है। उसका गला भर आया। शुभ ने कुछ नहीं पूछा, बस उसका सिर अपनी छाती पर टिकने दिया ताकि उसकी सिसकियां बाहर न जाएं, सिर्फ उसके दिल तक रहें। वो बहुत देर तक वैसे ही उसे पकड़े रहा। धीरे धीरे अन्वी की सांसें लंबी होने लगी, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो नींद और थकान के बीच झूलती हुई उसके कंधे पर सो गई। शुभ ने धीरे से उसके माथे से बाल हटाए, उसके सिर के नीचे तकिया रखा और कंबल उड़ा दिया। कुछ देर उसे देखता रहा। उसके चेहरे की वो मासूमियत, जिसे दुनिया स्टील जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की कहती थी, वो आज किसी बच्ची की तरह टूट चुकी थी। शुभ के भीतर बहुत सारे सवाल उठे। क्या वो गुस्सा अपने माता पिता से था, या खुद से, या किसी ऐसे सच से जो उसे भीतर से खा रहा था? लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, आज नहीं, आज बस उसे सुकून चाहिए। वो उठकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। चैप्टर 54। अब आगे। घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। वशिष्ठ मेंशन की सारी लाइट्स अब मध्यम थीं। सिर्फ किचन में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। शुभ बर्तन उठाकर नीचे आया। झूठे बर्तन अब भी ट्रे में रखे थे। उन्हीं में उस रात की खामोशी का स्वाद था। वो बिना किसी शोर के बर्तन सिंक में रखे, पानी चलाया और खुद अपने हाथों से उन्हें धोने लगा। हर बर्तन के साथ उसे लगता जैसे वो अन्वी के दर्द को भी धो रहा हो। उसकी आंखें एकटक पानी की धारा पर थीं, ठंडी, पारदर्शी, पर गहरा लिए हुए। जब आखिरी प्लेट रखी, तो उसने एक लंबी सांस ली और खिड़की के बाहर झांका। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी, वही जो किसी तूफान के बाद रह जाती है। वो वहीं से निकलकर बाहर गार्डन की ओर चला गया। गार्डन में रात की हवा में चमेली की खुशबू थी। पेड़ के नीचे लगी बेंच पर बैठकर उसने मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर मॉम नाम चमका। कॉल लगाए। 3 बार रिंग बजने के बाद उधर से नींद भरी लेकिन चिंतित आवाज आई। शुभ, इतनी रात को? शुभ ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मॉम। अन्वी ने आज कुछ कहा क्या? आशी की आवाज में अचानक सतर्कता आ गई। वो जब अपने माँ पापा को देखती है तो खुद पर गुस्सा करती है। शुभ की आवाज में वही चिंता थी जो एक पति की नहीं, बल्कि एक दोस्त की होती है। वो बहुत टूटी हुई लगी। मॉम, मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसे सुला दिया, पर मुझे लग रहा है वो अंदर से कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। कुछ पल के लिए उधर सन्नाटा था, फिर आशी की सांसें भारी हुईं। शुभ, उसने धीरे कहा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, बस यही कह सकती हूँ। उसने आगे कुछ और कहना चाहा, मगर रुक गई। इतना काफी है, वो शायद समय आने पर सब बता दे। गुड नाइट मॉम, शुभ ने कहा और कॉल कट कर दी। कॉल करते ही आशी की आंखें कुछ पल तक स्क्रीन पर टिकी रहीं। वो अपने आप से बुदबुदाई, मेरी बच्ची। तभी पीछे से करण की आवाज आई, क्या अन्वी, वो सच जान गई है? आशी। आशी ने धीमे से सिर घुमाया। उसकी आंखों में डर और अफसोस दोनों थे। शायद, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, या फिर उसका दिल उसे वो सच महसूस करा रहा है जिसे हमने इतने सालों से छुपाया हुआ है। करण उसके पास आकर बोला, अगर उसे सब पता चल गया तो वो खुद को माफ नहीं करेगी।
आशी ने उसकी ओर देखा। वो पहले ही खुद को माफ नहीं कर पा रही। कर्ण, वो जो गुस्सा खुद पर जताती है, वो हमारे छिपाए सच का बोझ है। उसकी आवाज भर्रा गई। काश हमने वो सच कभी छुपाया ही न होता। उसी वक्त शुभ गार्डन से वापस कमरे की ओर लौटा। कमरा अब भी वैसा ही था, सुकून भरा। अन्वी गहरी नींद में थी, लेकिन उसके माथे पर अब भी शिकन थी। शुभ ने लाइट्स बंद की और बिस्तर के पास बैठकर बहुत देर तक उसे देखता रहा। वो सोचता रहा, क्या अन्वी का अतीत उस हंसी के पीछे छिपा है जिसे सब कॉन्फिडेंस समझते हैं, या वो किसी ऐसे राज से जूझ रही है जो सिर्फ उसे नहीं बल्कि सबको तोड़ देगा। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। तुम्हें अब और छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्वी, वो फुसफुसाया। मैं वादा करता हूँ। फिर सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। चांदनी खिड़की से फिसलकर उनके हाथों पर ठहर गई। दो हाथ जो अभी तो बस सुकून का वादा कर रहे थे, पर जल्द ही सच की आंधी से टकराने वाले थे। अंश का घर। रात गहरी हो चली थी। चांद की हल्की सी चांदी हवेली की खिड़कियों से कमरे में उतर रही थी। बड़ी ई की ठंडी हवा में हल्का सा नमी का एहसास था। दीवारों पर लगी तस्वीरें हंसते चेहरों वाली एक सुखी परिवार की झलक देती थी। लेकिन उस रात कमरे में बस दो सांसों की आवाजें थीं। एक बेचैन, दूसरी थकी हुई। सोना बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। कभी तकिए पलटती, कभी चादर खींचती, तो कभी खुद को गोल होकर सिमट जाती, जैसे अपने ही मन के शोर से बचना चाहती हो। कमरे की हल्की रोशनी में अंश सोफे पर लेटा था। दिन भर की भागदौड़, रिसेप्शन की थकान और सोना की जिम्मेदारी का बोझ, सबने उसे थका दिया था। फिर भी जब उसने करवट ली और देखा कि बिस्तर की चादर बार बार हिल रही है, तो वो समझ गया, सोना जाग रही है। वो उठा, पांवों की आहट तक दबाकर उसके पास आया। धीरे से पूछा, सोना, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? सोना ने मुंह फुला लिया, तकिए को पकड़कर बोली, नींद चली गई, सोना की नीनी गुम हो गई हीरो। अंश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो पल, वो मासूमियत दिल को कुछ इस तरह छू गई कि सारा दिन की थकान जैसे कहीं गायब हो गई। वो बिस्तर के किनारे बैठा, हाथ से सोना के बिखरे बालों को समेटने लगा। अच्छा चलो, अब नीनी वापस बुला लाते हैं, उसने हौले से कहा। कैसे? सोना ने जिज्ञासा से आंखें बड़ी की। देखो, नीनी जादू से आती है, बस आंखें बंद करो और कुछ मत सोचो। सोना ने सीधा बैठ अंश के सीने से खुद को सटा लिया। हीरो, सोना की नीनी कहीं छुप गई। अंश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं उसे ढूंढ लाता हूँ, तुम बस ऐसे ही रहो। उसने अपने हाथों से उसका सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे मालिश करने लगा। उसकी उंगलियां उसके बालों में ऐसे उतर रही थी जैसे हवा लहरों को छूती हो। कमरे में बस बड़ी ई की हल्की गुनगुनाहट थी और सोना की सांसों की धीमी रफ्तार। धीरे धीरे उसकी आंखों की झपकियां लंबी होने लगी। हीरो, उसने अधखुली आंखों से फुसफुसाया। सच्ची? नीनी वापस आएगी? अंश ने झुककर कहा। सच्ची, बस आंखें बंद करो। देखो, वो यहीं कहीं पास है। सोना ने अपनी आंखें मजबूती से बंद की, जैसे सचमुच किसी छुपी हुई नींद को पकड़ लेना चाहती हो। हीरो, अगर नीनी आ गई तो उसे भागने मत देना। वो नहीं भागेगी, अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब वो तुम्हारे बालों में, तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे दिल में छुप गई है। सोना हल्की सी हंसी हंसी। सोना को हीरो अच्छा लगता है। अंश के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसके होठों से निकले ये 5 शब्द उसके सीने में अजीब सा कंपन छोड़ गए। वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से उसकी माथे की लट हटाई। धीरे धीरे सोना की सांसें लंबी होने लगी। उसके होंठ थोड़े खुले थे। उसकी हथेली अंश की कमीज को कसकर पकड़े हुए थी। एक पल ऐसा भी आया जब उसने अंश की गोद में सिर और गहराई से टिका दिया, जैसे सुकून मिल गया हो। अंश ने बस उसके बालों पर उंगलियां फेरते हुए आसमान की ओर देखा। वो खुद सोच रहा था, कितनी अजीब है ये लड़की, किसी बच्चे की तरह बात करती है, किसी देवदूत की तरह मुस्कुराती है, और किसी अधूरी आत्मा की तरह रातों को जागती है। समय धीरे धीरे बहता गया। घड़ी ने 12 बजाए, फिर 1, फिर 2। बाहर हवाएं खिड़की से सरसराईं, पर्दे हिले। लेकिन सोना अब गहरी नींद में थी। वो अंश की गोद में ऐसे सिमटी थी जैसे उसने अपने डर को वहीं छोड़ दिया हो। उसका चेहरा शांत था, होठों पर हल्की सी मुस्कान, मानो उसे आखिरकार वो नीनी मिल गई थी जो खो गई थी। अंश की आंखों में एक पल को नींद और जाग का संगम हुआ। वो भी वहीं बैठे बैठे नींद में बह गया, सोना को बाहों में थामे, मानो कोई पिता अपनी बच्ची को थामे सो गया हो, या शायद कोई ऐसा इंसान जो अपने भीतर पहली बार अपनापन महसूस कर रहा हो। सुबह की हल्की धूप पर्दे से झांकती हुई कमरे में आई। सोना की पलकों पर किरणें पड़ी तो उसने करवट ली।
अंश की बाह अब भी उसके इर्द गिर्द थी। वो उठी नहीं, बस मुस्कुराई। हीरो, उसने नींद में ही कहा। नीनी मिल गई। अंश ने उसकी आवाज सुनी। उसकी आंखें खुली, होठों पर मुस्कान आई। हाँ सोना, मिल गई। कमरे में उस सुबह एक अजीब सी शांति थी। कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, कोई संवाद नहीं था, बस एक नींद लौट आई थी। वो जो सिर्फ नींद नहीं थी, बल्कि भरोसा था। एक टूटे हुए मन का किसी पर टिक जाने का भरोसा। और अंश के लिए वो रात शायद पहली थी जब उसने जाना कि किसी को बचाना सिर्फ उसके घावों को भरना नहीं होता, बल्कि उसके सपनों को फिर से जन्म देना होता है।